अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर शहरियार आबिद। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए या फिर आरएनए के बारे में। जी स्टूडेंट्स, न्यूक्लिक एसिड तो नाम बड़ा टेक्निकल नाम है, लेकिन आप लोगों ने डीएनए का नाम या फिर आरएनए का नाम, आरएनए भी इज़ नॉट सो कॉमन, लेकिन डीएनए जो है ये बहुत कॉमन है। आपने अक्सर ड्रामों में भी सुना होगा डीएनए टेस्ट क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, इवन फिल्मों में और इस चीज़ से क्राइम इन्वेस्टिगेशन की जाती है। तो इस तरीके से रीसेंट जो न्यूज़ में आते हैं केसेस लाइक क्रिमिनल केसेस और इस तरह के जो दीगर रेप केसेस हैं, तो आपने ये वर्ड तो सुना ही होगा डीएनए। तो स्टूडेंट्स, आज हम डीएनए को केमिकली और इसकी फंक्शनिंग के एतबार से पूरा तफसील से हम आज इसको देखने जा रहे हैं। तो चलें जी, शुरू करते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। चलें जी स्टूडेंट्स, न्यूक्लिक एसिड जिसको दूसरे लफ्ज़ों में डीएनए या फिर आरएनए बोला जाता है, तो न्यूक्लिक एसिड जो है ये किसने इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया? तो न्यूक्लिक एसिड को स्टूडेंट फर्स्ट टाइम जो है एफ मिशर ने डिस्कवर किया। एफ मिशर कौन था? एफ मिशर एफ और फ्रेडरिच मिशर जो है इसने 1869 के अंदर इस डीएनए को डिस्कवर किया फ्रॉम पस सेल्स। जी स्टूडेंट्स, पस सेल जो है आपको पता है पस सेल किसे बोलते हैं? पस जो है ये जो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब बॉडी के किसी जगह पे इंजरी हो जाए तो वहाँ हीलिंग का प्रोसेस होना शुरू हो जाता है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि हीलिंग के साथ साथ जो है वो रेशा जो है वो पीप जो है वो बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो वो जो पीप है एक्चुअली उसको टेक्निकली पस जो है वो बोलते हैं। ये अक्सर फिंसियों और फोड़ों के ऊपर जो है ये पीप सी बननी शुरू हो जाती है, तो उसको पस बोलते हैं। तो ये जो पस है ये कह लें कि इसमें से फर्स्ट टाइम जो है फ्रेडरिक मिशर ने जो फर्स्ट टाइम जो है इस डीएनए को इस न्यूक्लिक एसिड को जो है वो डिस्कवर किया था। फर्दर ये कि इसकी एसिडिक नेचर है, ड्यू टू इट्स एसिडिक नेचर इसको जो है न्यूक्लिक एसिड जो है वो नाम दिया गया। यानी ये जो न्यूक्लिक एसिड है, एक तो ये आइसोलेट किया गया फ्रॉम पस सेल्स, दूसरा इसकी नेचर है एसिडिक, तो इस तरीके से जो है वो न्यूक्लिक एसिड जो है इसका नाम दिया गया। तो स्टूडेंट ये तो था न्यूक्लिक एसिड। अब हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड जो है फर्दर इसकी टू टाइप्स हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए जो है अगर हम देखें न्यूक्लिक एसिड की अगर हम टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में सबसे पहले है डीएनए। डीएनए जो है ये स्टैंड करता है, इसकी अगर हम खोल कर लिखें तो डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, जी दिस इज डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नाम थोड़ा लंबा है, डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप बार बार इसको प्रोनाउंस करेंगे तो आपको आ जाएगा। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ये है जी डीएनए, जो बार बार लोग बोलते हैं जी डीएनए टेस्ट करवाना है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करनी है, तो जी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए है ये फर्स्ट टाइप। दूसरी टाइप जो हमारे पास है वो है आरएनए। जी स्टूडेंट, ये भी न्यूक्लिक एसिड ही होता है, आरएनए भी, और इसको बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड, जी डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए स्टैंड फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं ये जो डीएनए है ये एक्चुअली है क्या। अगर हम देखें बोथ डीएनए एंड आरएनए ये मिलकर बनते हैं न्यूक्लियोटाइड से। जी ये दोनों डीएनए हो या आरएनए, वैसे मैं सबसे पहले डीएनए की बात करूंगा और उसके बाद हम आरएनए की बात करेंगे ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं डीएनए की। जी जो डीएनए है, ये डीएनए हमारा मिल के बनता है छोटे छोटे सब यूनिट से, और इन सब यूनिट्स को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। जी इन सब यूनिट्स को क्या बोलते हैं? ये सब यूनिट्स बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। जी स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं ये मिलते हैं तो डीएनए का एक मॉलिक्यूल जो है वो बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स की बिल्कुल वैसी ही अहमियत है जिस तरीके से प्रोटीन्स में हमने अमाइनो एसिड्स की पढ़ी। अमाइनो एसिड्स क्या हैं? दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, एंड व्हेन दीज बिल्डिंग ब्लॉक्स दे कम टुगेदर अरेंज देमसेल्व्स इन चेन्स इन डिफरेंट पैटर्न्स एंड दे देन फ्रॉम प्रोटीन्स। तो स्टूडेंट्स ये तो था हमारे पास डीएनए जो है वो सब यूनिट्स न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। अब हम बात करते हैं
कि एक न्यूक्लियोटाइड जिससे ये डीएनए बनता है, फ़र्ज़ करें ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये तीसरा, ये आपस में लिंक्ड हो रहे हैं, एक बिल्कुल स्ट्रेट चेन के साथ लिंक्ड हो रहे हैं। तो वन न्यूक्लियोटाइड आफ्टर अदर एंड आफ्टर अनदर न्यूक्लियोटाइड। तो इस तरीके से ये हमारे पास एक लंबी जो है वो एक पॉलीमर बना रहे हैं। पॉलीमर मैंने पिछली क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि जब मोनोमर्स आपस में मिलते हैं तो वो जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम बोलते हैं पॉलीमर। तो जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो सिंपल रिपीटिंग यूनिट्स की पॉलीमराइजेशन से ही वजूद में आते हैं, जैसा कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, और इसी तरीके से अब हम बात करते हैं जो है वो न्यूक्लिक एसिड की। तो स्टूडेंट्स हम अब बात करते हैं आगे फर्दर कि एक न्यूक्लिक एसिड किस चीज़ का बना होता है। जैसे कि मैंने बताया कि डीएनए जो है ये तो छोटे छोटे सब यूनिट्स यानी न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बनता है। अब हम एक न्यूक्लियोटाइड को देखेंगे कि एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो कैसे बनता है या किन चीज़ों से, किन अज्जा से मिलकर बना होता है। तो जी एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। जी वो 3 चीज़ें कौन सी हैं अभी हम बात करते हैं। सबसे पहले एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो है स्टूडेंट्स वो होगी एक 5 कार्बन शुगर। जी 5 कार्बन शुगर होगी। ये 5C का मतलब है 5 कार्बन शुगर। इस शुगर का नाम है राइबोज शुगर। जी राइबोज शुगर। और ये कौन सी वाली राइबोज है ये मैं और मज़ीद खोल कर लिख देता हूँ। ये अल्फ़ा डी राइबोज है। जी अल्फ़ा डी राइबोज शुगर है, ये इसका पूरा नाम है अल्फ़ा डी राइबोज शुगर। डीएनए के एक न्यूक्लियोटाइड में जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो अल्फ़ा डी जो है वो राइबोज शुगर है। नंबर 2 पे हमारे जो है ये एक पेंटोज शुगर है। मैंने बताया 5 कार्बन शुगर का मतलब है एक पेंटोज 5 कार्बन वाली शुगर है, और हम इसको ऑलरेडी मोनोसैकेराइड्स में पढ़ चुके हैं। मोनोसैकेराइड्स। जी तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया हमारे पास पहला कंपोनेंट न्यूक्लियोटाइड का। जी दूसरा कंपोनेंट हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड का है वो है नाइट्रोजनियस बेस। जी नाइट्रोजनस बेस जो है ये हमारे पास सेकंड कंपोनेंट है। और अगर हम नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो डीएनए के अंदर 4 डिफरेंट टाइप्स की नाइट्रोजनस बेस होती हैं। यानी आप कह सकते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो उसमें जो है वो 4 डिफरेंट टाइप्स की नाइट्रोजनस बेसिस मिलेंगी। और ये बात थोड़ी पेचीदा हो रही है लेकिन अभी इसको सिंपल कर देता हूँ। तो नाइट्रोजनस बेस जो है ये आपको याद रखना है कि ये 4 डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले यहाँ जी अगर हम बात करें जो हमारे पास पहली नाइट्रोजनस बेस है जी तो वो है एडेनिन। जी यहाँ मैं लिख रहा हूँ एडेनिन। जी एडेनिन हमारी पहली नाइट्रोजनस बेस है, इसको ए से जाहिर करते हैं। दूसरी नाइट्रोजनस बेस जो है वो है गुआनिन, इसको जी से जाहिर करते हैं। तीसरी नाइट्रोजनस बेस वो हमारे पास है साइटोसिन। जी साइटोसिन, और इसको हम सी से जाहिर करते हैं। और चौथी मैं इधर लिखता हूँ वो हमारे पास है थायामिन। जी थायामिन, ठीक है। थायामिन जो है ये हमारे पास चौथी नाइट्रोजनस बेस है और इसको टी से जाहिर करते हैं। जी स्टूडेंट्स तो हमारे पास स्टूडेंट्स एक जो है वो न्यूक्लियोटाइड के अंदर दूसरा कंपोनेंट नाइट्रोजनस बेस का है और ये 4 डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। तीसरा और आखिरी कंपोनेंट जो है वो मैं इधर लिख देता हूँ। जी थर्ड कंपोनेंट एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो होता है वो है फॉस्फोरिक एसिड। जी फॉस्फोरिक एसिड, ये फॉस्फोरिक एसिड को आप फॉस्फोरिक ग्रुप भी, फॉस्फेट ग्रुप भी बोल सकते हैं। जी स्टूडेंट्स हमारे पास ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर, जिनमें जो सेकंड कंपोनेंट नाइट्रोजनियस बेस वाला जो कंपोनेंट है, बेस वाला जो है ये 4 डिफरेंट टाइप्स की हैं। तो अगर हम बात करें कि ये नंबर 1 पे जो हमारे पास शुगर है, नंबर 2 पे हमारे पास बेस है, उसको अभी हमने रहने देते। नंबर 1 पे हम रखते हैं शुगर को, नंबर 2 पे हम रखते हैं फॉस्फेट को। जी फॉस्फेट को हमने रख लिया। अब जो नंबर 3 पे जिसको मैंने पीछे नंबर 2 पे किया, ये हमारे पास चूंकि 4 डिफरेंट टाइप्स की हैं, यानी हमारे पास ए भी हो सकती है नाइट्रोजनियस बेस,
T भी हो सकती है, C भी हो सकती है और G भी हो सकती है। आप लोगों ने स्टूडेंट्स इनके नाम अच्छे से याद कर लेने हैं। मैं यहाँ एब्रीविएशन यूज़ कर रहा हूँ A, T, C एंड G। तो स्टूडेंट्स चूंकि नाइट्रोजनियस बेसिस 4 डिफरेंट टाइप्स की हैं, वी हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनियस बेसिस इन केस ऑफ DNA। तो हम क्या करते हैं कि हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड है ना, न्यूक्लियोटाइड वो भी 4 डिफरेंट टाइप्स के हैं। न्यूक्लियोटाइड्स भी फिर कितने किस्म के हैं? 4 डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो अब हम अगर बात करें तो DNA के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो 4 डिफरेंट टाइप्स के हैं, ठीक है। तो अगर मैं उन टाइप्स के नाम लिखूं, जो सबसे पहले हमारे पास न्यूक्लियोटाइड आएगा वो D एडिनोसिन, एडिनोसिन, G एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, जी मोनोफॉस्फेट, ये हमारे पास पहला न्यूक्लियोटाइड है DNA में। इसी तरह हमारे पास दूसरा न्यूक्लियोटाइड होगा D गुआनोसिन, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, जी अगेन हमारे पास एक और आ गया। नंबर 3 पे हमारे पास होगा D साइटिडिन, साइटिडिन मोनोफॉस्फेट, जी स्टूडेंट्स। इसी तरीके से हमारे पास जो चौथी टाइप है न्यूक्लियोटाइड की वो होगी D थायमिडिन, थायमिडिन मोनोफॉस्फेट, जी स्टूडेंट्स। और अगर मैं इनकी साथ यहाँ एब्रीविएशन लिख दूँ तो D एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, जी DAMP, फिर लिखूँगा D GMP, सिमिलरली मैं लिखूँगा D साइटोसिन है तो CMP, और अगर थायमिन है तो D TMP। तो ये साथ में स्टूडेंट्स मैंने इनकी एब्रीविएशंस भी लिख दी। तो अब स्टूडेंट्स ये जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं, ये जो आपके सामने पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे, ये सिर्फ जो है वो नाइट्रोजनियस बेसिस के नाम ही नहीं लिखे, बल्कि मैंने DNA के जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स के नाम लिख दिए। और अगर आप नोट करें तो यहाँ मैं ये DD लफ्ज़ जो लिखा हुआ है, DD लेटर जो है, इस लेटर का यहाँ क्या मतलब है? इस लेटर का मतलब ये है कि ये लेटर DNA को रिप्रेजेंट कर रहा है, D फॉर डीऑक्सी, जी। तो ये डीऑक्सी जो है वो एक हमारे पास एडेनिन वाला न्यूक्लियोटाइड है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो DNA मॉलिक्यूल है वो 4 डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। तो स्टूडेंट ये तो हमने एक जनरल सा DNA के हवाले से बात की। अब हम बात करते हैं 1 बाय 1 जो न्यूक्लियोटाइड के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में। जी तो स्टूडेंट्स अभी हम बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड के ऊपर, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड हमने अभी पिछली जो स्लाइड थी उसमें मैंने आपको DNA के बारे में बताया कि DNA एक्चुअली होता क्या है और वो बना है न्यूक्लियोटाइड से, और न्यूक्लियोटाइड जो है वो किन बेसिक यूनिट से मिलकर बनते हैं। तो अब हम एक न्यूक्लियोटाइड के जो वो तमाम बेसिक यूनिट्स हैं, जिसमें शुगर है, जिसमें नाइट्रोजनियस बेसिस हैं और फॉस्फेट है, उनको हम 1 बाय 1 इन डिटेल डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो है शुगर। जी शुगर, इसको बोला था पेंटोज शुगर है। पेंटोज का मतलब है कि ये 5 कार्बन वाली शुगर है और ये एक मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड है जी, मोनोसैकेराइड मतलब सिंपल शुगर है, 5 कार्बन वाली है। और फिर हमने ये बात की कि ये एक 5 कार्बन वाली पेंटोज शुगर है और एक मोनोसैकेराइड है। और चूंकि हम DNA की बात कर रहे हैं, हम सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड यानी DNA की न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे, तो हम जो शुगर की बात करेंगे वो होगी डीऑक्सी राइबोज शुगर। जी तो ये सारा जनरल सा मैंने आपको शुगर के बारे में, एंड मोर प्रिसाइजली इफ वी से, सो वी से अल्फा डी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, अल्फा डीऑक्सी राइबोज। जी ये इतना कुछ मैंने एक शुगर के बारे में आप लोगों को बताया है। अच्छा अगर हम इस शुगर का पहले हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, इस शुगर का ओपन जो है वो स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें इस शुगर का, तो हमारे पास पहले हम 5 कार्बन ड्रॉ करते हैं, 3, 4 एंड 5। अब हम कार्बन नंबर 1 पे जो है वो CHO ग्रुप लगाएंगे,
कार्बन नंबर 2 पे जो है हम OH ग्रुप लगाएंगे, फिर OH। इसको याद रखना बहुत आसान है क्योंकि इस शुगर में जो हमारे पास जो है वो OH ग्रुप जो है वो सिर्फ राइट साइड पे हैं, ठीक है। देखें आप सारे OH ग्रुप राइट साइड पे हैं। अब इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हाइड्रोजन आप लगा दें तो ये हमारे पास ये बन गया। तो ये हमारे पास क्या है जी, जो है वो 5 कार्बन शुगर है, पेंटोज शुगर है, जिसको डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं। अच्छा, डीऑक्सीराइबोज में आपने ये याद रखना है कि राइबोज शुगर में OH ग्रुप होता है कार्बन नंबर 2 पे। ये कार्बन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये आखिरी वाली 5 है। कार्बन नंबर 2 पे आपने याद रखना है कि इन केस ऑफ डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सी का मतलब क्या है कि एक ऑक्सीजन एटम इसमें से निकल जाना है। तो कार्बन नंबर 2 पे जो OH ग्रुप है ना स्टूडेंट्स, इसमें से एक O हमने निकाल दिया। अब हमारे पास ये बाकी की जो बची है, दिस इज डीऑक्सीराइबोज शुगर, और ये उस शुगर का ओपन स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस शुगर का जब रिंग स्ट्रक्चर बनता है तो वो कैसा बनता है। जी स्टूडेंट्स, इसका जो रिंग स्ट्रक्चर है अगर हम वो ड्रॉ करें तो इसका रिंग स्ट्रक्चर जो है वो 5 कॉर्नर रिंग इसका बनता है। जी 5 कॉर्नर रिंग में अगर हम बात करें तो इस तरीके से 1 2 3 4 एंड 5। जी अब हम इसकी जो है वो फंक्शनल ग्रुप्स लगा देते हैं। तो यहाँ आएगा OH ग्रुप, यहाँ भी OH ग्रुप और इधर भी OH ग्रुप, यहाँ H ग्रुप आएगा और यहाँ H ग्रुप। तो स्टूडेंट्स जहाँ OH है उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में H लगा दें। जी यहाँ भी H, यहाँ भी H। तो देखें ये आपके पास एक 5 कॉर्नर वाली शुगर जो है बन गई है। अब मैं इसकी नंबरिंग कर देता हूँ। दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4 एंड कार्बन नंबर जो 5 है वो रिंग में शामिल नहीं है, वो इस तरह साइड पर आप उसको बनाएंगे तो ये हो जाएगी CH2 एंड OH। जी तो इस तरीके से ये हमारी पेंटोज शुगर जो है वो कंप्लीट होता है उसका रिंग स्ट्रक्चर। एक चीज़ मैं यहाँ भूल गया हूँ, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, वो मैं क्या भूला हूँ। जी चूंकि मैंने बताया कि ये एक डीऑक्सीराइबोज शुगर है इन केस ऑफ DNA, तो ये मैं यहाँ से O निकाल दूंगा, इसको यहाँ से ये मैंने रिमूव कर दिया। तो अब ये मेरे पास क्या बन गई, डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो DNA में हमारा जो पहला कंपोनेंट है वो ये शुगर है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब हम आगे थोड़ा फर्दर चलते हैं कि हमारे पास जो नाइट्रोजनियस बेसिस हैं वो कौन सी हैं DNA के अंदर। तो अगर हम नाइट्रोजनियस बेसिस की बात करें, नाइट्रोजनस बेसिस की अगर हम बात करें तो हमारे पास 4 बेसिस हैं इन केस ऑफ DNA में। लेकिन हम ओवरऑल जो नाइट्रोजनियस बेसिस है ना, हम पहले उनको क्लासीफाई कर लेते हैं। ओवरऑल नाइट्रोजनियस बेसिस की 2 क्लासेस हैं। जो पहली क्लास है उसको बोलते हैं प्यूरिन्स। जी पहली क्लास है प्यूरिन्स, और जो दूसरी क्लास है, दूसरी कैटेगरी है वो है पैरामिडीन्स। जी प्यूरिन्स एंड पैरामिडीन्स। जो प्यूरिन बेसिस है स्टूडेंट्स, इनमें हमारे पास ये होती हैं डबल रिंग। जी ये होती हैं डबल रिंग्ड बेसिस, रिंग्ड। और इनके रिंग में, ये डबल रिंग का मतलब है इनका दोहरा सा रिंग होता है, यानी इस तरीके से मैं यहाँ थोड़ा सा इशारा दे देता हूँ आप लोगों की सहूलत के लिए। जी स्टूडेंट्स, ये एक डबल रिंग है, ठीक है, 1 रिंग एंड 2nd रिंग। तो ये 2 रिंग वाली बेस है प्यूरिन। अब इसकी मिसाल कौन सी है जी, एग्जाम्पल प्यूरिन्स की। सबसे पहले प्यूरिन्स में हमारे पास आती हैं एडेनिन। जी एडेनिन हमारी प्यूरिन बेस है। नंबर 2 हमारे पास एग्जाम्पल है गुआनिन। जी तो ये हमारे पास डबल रिंग्ड बेसिस हैं। एडेनिन जिसको एब्रीवेट किया जाता है A से, और गुआनिन जिसको एब्रीवेट किया जाता है G से। तो ये 2 हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हैं, प्यूरिन्स हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी टाइप की कैटेगरी की जो बेसिस हैं वो कौन सी हैं, वो है पिरामिडिन्स। और ये सिंगल रिंग है, सिंगल रिंग्ड। जी ये सिंगल रिंग्ड होती है, इनका एक ही रिंग होता है लाइक दिस, ठीक है, ये एक ही रिंग है। तो अब इनकी एग्जाम्पल कौन सी है जी, एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले आती है साइटोसिन, साइटोसिन, फिर थायामिन, जी थायामिन, थायामिन, और लास्ट में हमारे पास जो आती है वो है यूरासिल, यूरासिल। जी अब अगर हम बात करें कि DNA में तो 4 बेसिस हैं,
ठीक है। लेकिन ये पांचवी यूरासिल कौन सी बेस है? तो स्टूडेंट्स ये जो यूरासिल बेस है ये डीएनए में नहीं होती बल्कि आरएनए में होती है, और वो हम जब आरएनए की बात करेंगे तो तब मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी डीएनए के केस में जो है हमारे पास एडेनिन डीएनए में होती है, ठीक है, ग्वानिन डीएनए में होती है, साइटोसिन डीएनए की बेस है, और थायामीन, ठीक है। ये 4 बेसिस डीएनए में होती हैं। अब इन बेसिस की आपस में जो है इनकी आपस में अफिनिटी है, ये आपस में लिंक करती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो वो मैं आपको शो कर दूं कि कौन सी बेस किसके साथ। हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो प्यूरिन्स हैं ये पिरामिडिन्स के साथ जो है वो लिंक्ड करती हैं। प्यूरिन्स ऑलवेज लिंक्ड विद पिरामिडिन्स। तो मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ प्यूरिन है, एडेनिन जो है ये एक प्यूरिन बेस है, ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है विद थायामीन के साथ। मैं सिर्फ उसकी एब्रीवेशन लिख रहा हूँ, ए फॉर एडेनिन, टी फॉर थायामीन। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ तो साइटोसिन एक पिरामिडिन है। चलें पहले मैं ग्वानिन की बात करता हूँ। ग्वानिन एक प्यूरिन है, ये पेयर करेगी, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी विद साइटोसिन। तो इस तरीके से डीएनए में एडेनिन थायामीन, थायामीन साइटोसिन, साइटोसिन और ग्वानिन की जो है वो आपस में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ पेयरिंग होगी। तो मेरे ख्याल में स्टूडेंट ये सारा जो था नाइट्रोजनियस बेसिस के हवाले से था कि नाइट्रोजनियस बेसिस जो है ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का एक इसेंशियल कंपोनेंट है, ठीक है। और ये प्यूरिन और पिरामिडिन्स की होती हैं। प्यूरिन्स डबल रिंग है, वेराज पिरामिडिन्स सिंगल रिंग है। और आगे इनकी मिसालें हैं, ठीक है। ये जो 2 मिसालें हैं ये ऊपर वाली, ये हैं मेरे पास प्यूरिन्स की मिसालें, जबकि ये नीचे वाली जो 3 मैंने मिसालें दी, साइटोसिन, थायामीन एंड यूरासिल, ये पिरामिडिन्स की मिसालें हैं। तो स्टूडेंट्स अब इससे आगे हम बात करेंगे डीएनए के तीसरे कंपोनेंट की, यानी न्यूक्लियोटाइड के तीसरे कंपोनेंट की, जिसको हम फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप कहते हैं।